गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। क्या टॉपिक लगभग कंप्लीशन पे आ गया था हमारा? स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है ना, कंप्लीट हो गया था। चलो एक क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं उन सबको एक बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि भारत दो तरीके से काम करता है। भारत एक देश नहीं है, बल्कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम अपनी खुशी से साथ नहीं बंधे थे राज्य के रूप में या देश के रूप में, बल्कि एक तरह की कुछ लोगों, कुछ रियासतों को नहीं इच्छा थी भारत में आने की, पर सरदार पटेल की दूरदर्शिता के चलते उन सबको जबरदस्ती से प्रेशर देके या जैसे समझा के फाइनली आपको इंडिया देखने को मिला। और एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के चलते भारत में ऐसी एक आकृति उभरी जिसको आज आप भारत कहते हैं। इस भारत में आज की डेट में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी बनाने की जरूरत किसे पड़ी? जिन पे उस टाइम में जब आप आज़ाद हुए 1947 में, तो कुछ इलाके थे जिन पर उस टाइम, आप इस टाइम ना सिर्फ एक देश से आज़ाद हुए थे, ब्रिटेन, लेकिन आप जानते हैं कि आपके यहाँ तो पुर्तगाली भी थे, आपके यहाँ फ्रांस की बस्तियाँ भी थी। तो जो पोर्टुगीज़ थे या जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्तियाँ थी, इन्हें तो हमें 1961 और 1953, 54 ये पढ़ा हुआ है ना हमने। फ्रांस वाले 53-54 में हमें हिस्सा देके गए और पोर्टुगीज़ को 61 में भगाया। तो इन सबको धीरे धीरे करके हमने अपना पार्ट बना लिया। और हम अच्छी तरह जानते हैं, पुर्तगाल का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है गोवा। और गोवा का आर्टिकल भी, अमेंडमेंट भी आपको याद होगा, कौन सा था? 12वां संविधान संशोधन, जिससे देखो गोवा हमारा पहले यूटी बना था, याद है ये बात। फिर 1987 में आपने क्या बना दिया था? राज्य। और आज की डेट में सबसे छोटा स्टेट अगर कहें तो कौन सा है? गोवा। किसी भी चीज़ को जब हमें डर लगता है ना कि भाई कोई विदेशी आके इस पे अटैक करेगा या अपनी संपत्ति बता देगा, या मान लीजिए हमें लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, ये कल को हमारे खिलाफ जा सकता है, तो ऐसी सभी जगहों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया स्टार्टिंग में। और इसी सीरीज में सबसे आसानी से अगर हम समझते हैं तो अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड के ग्रुप्स हैं ना ये, इनमें ढेरों आइलैंड हैं, इनके बीच में पानी की एक पतली सी पट्टी है जिसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को बहुत आसानी से कौन सा देश अपनी तरफ कर सकता था? मालदीव, क्योंकि मालदीव के आसपास के इलाके में लगभग वैसी जलवायु, वैसे ही खान पान, तो अगर देखें तो ये इनके साथ मिलना बहुत आसान था। इसलिए हमने इसको स्टेट नहीं बनाया। अगर हम स्टेट बनाते तो यहाँ के सीएम को लालच देके किसी भी तरह से अपने फेवर में मालदीव कर लेता, और तुम कितना लड़ते, तुम्हें तो इतनी दूर जाना पड़ता है, तो जब तब लड़ाई करके और हमसे छीन लेता इस हिस्से को। इसलिए हमने यहाँ सोचा सीएम नहीं बनाते और इसको हम क्या बना लेते हैं? यूटी। तो दिल्ली से सारा प्रशासन चलता है। अब ये कोई भी हरकत होगी यहाँ तो दिल्ली को तभी तुरंत पता चल जाएगा। सीएम अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकाता किसी को पता ही ना चलता, और सीधे पता चलता कि यहाँ क्रांति हो गई और इसने अपने आप को किस में शामिल कर लिया? मालदीव में। तो इसलिए आपने इसको स्टेट ना बना के क्या बनाया था? ऐसे ही अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से आपकी जितनी दूरी है ना, उसके मुकाबले इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। ये मिनट में उनका साथी बन जाता है। तो आपको भी तो सेफ्टी चाहिए थी। अब आपका मान लीजिए दूर का प्लॉट है तो वहां आपको थोड़ी दिक्कत लगती है, आसपास कोई इस तरह का दबंग आदमी हो कि कल को वो कब्जा कर ले, तो आपकी यूटी गई है। इसीलिए आप लोगों ने कहा यहाँ सीएम नहीं बनाएंगे। सीएम बना, लालच में आया और इनके साथ जाके ऐड हो गया और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने इस तरह की चीजों को क्या बना लिया? अपना यूनियन टेरिटरी। आप सब जानते हैं आज की डेट में 8 यूटी हैं। इनका प्रशासन भी लगभग सारे का सारा, दिल्ली पौंडीचेरी को छोड़ दें तो कहां से चलता है? सेंटर से। भाई दिल्ली देखता है, दिल्ली मतलब केंद्र सरकार देखती है। तो हमें अच्छी तरह पता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें 28 + 8 का आंकड़ा है, और इन 8 में 2 अलग हैं, एक तो दिल्ली और एक पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का 1963 में एक अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत यहाँ अगर जरूरत पड़ती है तो कौन सा शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन। लेकिन सिर्फ ये पुदुचेरी के लिए था। अगर दिल्ली की बात करें तो 239 AB, ये याद होगा ना आपको। इसमें इन दोनों को हम, अगर देश की बात करूं मैं, 356 जिसको आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन, उसके 2 अलग रूप मैंने आपको 2 यूटी में दिखा दिए। बाकी किसी यूटी में ना 356 लग सकता है, ना 63 वाला, ना 239, क्योंकि यूटी में अगर लगाना पड़ेगा तो आप ये देखो वहां लगाना पड़ेगा जो उनकी बात ना माने, और ना माने में बस 2 ही हो सकते हैं क्योंकि यहाँ सीएम है। अदरवाइज यूटी की क्या औकात कि वो केंद्र की बात ना माने, वहां कोई है ही नहीं ना मानने वाला। वहां का जो प्रशासक है, जो ये राज्यपाल है, ये सारी मानता है जो देश कहता है। सिर्फ 2 गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कौन बैठा है? और सीएम अगर अपने पे आ जाए ना तो जनता को अपने फेवर में करके और देश के खिलाफ कर सकता है। इसीलिए इन दोनों के साथ अलग से 356 जैसी एक प्रावधान कर रखा है कि दिल्ली गड़बड़ करे तो 239 ए भी लगा दो, और अगर पुदुचेरी में गड़बड़ हो, राष्ट्रपति शासन लगाना हो, तो 1963 का अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अकॉर्डिंग लगा दो। क्लियर सबको? ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम अच्छी तरह जानते हैं भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ी संस्था का नाम है संसद। और अगर मैं इसको देश भी कह सकते हैं, देश की बात करें, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज है विधान मंडल। इसमें सभा और परिषद तो इसके पार्ट्स हैं, वो पूरा नहीं है। इस संसद के आगे जाके कितने पार्ट बन गए? 3।
लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस विधानमंडल के 2 पार्ट भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। एक का नाम विधानसभा, एक का विधान परिषद और एक का नाम गवर्नर कह लो या राज्यपाल कह लो। अब हर जगह परिषद नहीं है, इसलिए हम कहते हैं सिर्फ 6 राज्यों में द्वि मतलब 2 बाई कैमरल जिसको बोलते हैं, द्वि परिषद है, जिसमें कि विधान परिषद भी एक पार्ट है, द्विसदनीय भी कह देते हैं। तो कितने राज्यों में तुम्हारे यहाँ बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? 6 में, जिसमें विधानसभा भी पड़ेगी और विधान परिषद भी। अब हमें अच्छी तरह पता है, अगर लोकसभा राज्यसभा को पढ़ें तो उसी की टक्कर में पढ़ लेते हैं विधानसभा और विधान परिषद। पूरे देश में लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभाएं 30 और परिषद 6। ये 30 इसलिए हैं क्योंकि 28 तो हर राज्य में है और 2 डीपी में है। अगर लोकसभा की बात करूं 543 या 550, या इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है, अगर कभी पाकिस्तान हमें मिल गया, पाकिस्तान का हिस्सा जो जिस पे वो जमा के बैठा है, तो 7 आदमी आएंगे। यहाँ भी लाखों की आबादी है। इसकी बात करूं 245, जिसमें से 233 प्लस 12 अपनी फील्ड के एक्सपर्ट। लोकसभा की इन सबको संभालने के लिए एक आदमी होता है अध्यक्ष, अगर ये एब्सेंट हो तो उपाध्यक्ष, ये इनमें से ही बनते हैं। यहाँ आदमी होता है सभापति, और अगर ये ना हो तो उपसभापति। कभी भी सभापति इनमें से नहीं बनेगा, ये इकलौता ऐसा आदमी है जो बाहर का है, जो गैर सदस्य है। पेपर में आ जाएगा कौन ऐसा है जो गैर सदस्य होते हुए भी यहाँ बैठता है, तो क्या टिक करके आओगे? सभापति। इनका सदस्य थोड़ी है, ये एमपी नहीं है, ये तो एमपी थे, अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी, ये एमपी नहीं है, इसको जनता ने नहीं बनाया। ये अध्यक्ष, ये सभापति बन गया, लेकिन ये यहाँ का गैर सदस्य है। ये देखो इनमें से हैं, ये आदमी इनमें से है, यानी ये यहाँ का सदस्य है। तो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसपे गैर सदस्य भी हेड बन के बैठा है? सभापति। वास्तव में सभापति बाद में बनता है, पहले एक आदमी बनता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल्स हमें याद रखते हैं 52, 63, 74। 63 में लिखा था उपराष्ट्रपति और 64 में लिखा था पदेन सभापति। जो उपराष्ट्रपति बन गया ऑटोमेटिकली वो सभापति बनना ही बनना, ये रूल है। अगर कभी राष्ट्रपति मर जाए तो उसकी जगह ये वहां जाके क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति, कार्यवाहक। उस कंडीशन में किसको काम करना पड़ेगा? उपसभापति। ये यहीं का मेंबर है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, बाहर से नहीं आएगा। 4 पोस्ट बराबर की हैं, लेकिन ये आदमी गैर है। कौन? क्लियर सबको ये? इसके बाद हम जानते हैं लोकसभा में कोई बाहर का आदमी नहीं था, लेकिन यहाँ कितने एक्सपर्ट्स थे? 12। यहाँ आने की उम्र थी 25 साल, यहाँ आने की 30 साल। एक बार आ गए तो कितने साल जम गए? इसमें एक बार आ गए तो 6 साल। कैसे? 1/3 मेंबर 2 साल बाद रिटायर वो लोग होंगे जिन्हें काम करते हुए 6 साल कंप्लीट हो गए, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब बिल्कुल इसकी टक्कर में इनको देखें, सब कुछ सेम चलेगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें देख लें जरा कितना कितना आएगा। ये 30 है कुल, ये 6 हैं। यहाँ 543 है, यहाँ कम से कम 60, ज्यादा से ज्यादा 500, ये कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 1/3 ऑफ टोटल एमएलए। यहाँ काम संभालने वाला सेम अध्यक्ष, ना हो तो उपाध्यक्ष। यहाँ काम संभालने वाला सभापति, ना हो तो उप। क्या अंतर है यहाँ के और वहाँ के सभापति में? ये आदमी गैर सदस्य नहीं है, ये इनमें से ही है, ये भी, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी राज्यसभा का सभापति अलग आदमी है और विधान परिषद का सभापति उनके बीच में से है, अलग नहीं है ये। विधानसभाएं सब कुछ सेम है, 25 साल 5 साल, इनका 30 साल और 6 साल। कितने रिटायर होते हैं? 1/3। कितने साल बाद? एक बड़ा अंतर ये है, लोकसभा को जनता बनाती है, राज्यसभा को जनता नहीं बनाती। कौन बनाती है? राज्य बनाते हैं, तभी नाम राज्यसभा है। अगर मैं विधानसभा को कहूं तो कौन बनाती है? जनता। विधान परिषद को याद करो, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। याद है ये? इसमें तुम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए कहते हैं, ध्यान से समझना, ये 2 चुनाव प्रत्यक्ष नहीं है। ये प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट ये भी। इन दोनों को कहते हैं ये इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष चुनाव हैं, क्योंकि इसमें ना तुम गए थे और ना मैं, हम गए ही नहीं, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं, ये इनडायरेक्ट हैं। इसीलिए आप बार बार पढ़ते हो कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहाँ के प्रति होती है? जहां पे दायित्व, जहां पे आपने भेजा, तो वो कहेंगे जानबूझ के सामूहिक उत्तरदायित्व निम्न से किस जोड़े के प्रति है, तो वहां जनता जहां जहां है, कहां कहां? लोकसभा, विधानसभा। सरकार जब गिरती है ना, तो राज्यसभा में नहीं गिरती ना विधान परिषद में, सरकार गिरती कहां है? लोकसभा में और विधानसभा। इसका मतलब सिर्फ इन दोनों में सरकार के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव ला सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये भी सिर्फ आप लोकसभा विधानसभा में ही ला सकते हैं, क्योंकि आपने भेज ही वहां रखे हैं, उन्हीं की जवाबदेही है। राज्यसभा में सरकार गिर नहीं सकती। सरकार हो सकता है भाई वहां आपको अल्पमत में दिखाई दे जाए, लेकिन सरकार को गिराने की ताकत जो है वो सिर्फ वहां है जहां जनता ने भेजा है, यानी लोकसभा और विधानसभा। क्लियर सबको? इतना ये बहुत बेसिक बातें हैं और हर एक पढ़े लिखे आदमी को इतना जागरूक होना चाहिए कि मेरे प्रति सरकार की या सरकार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व कहां कहां टिक करोगे?
लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों में ही आप सरकार को गिरा सकते हैं। और आपसे मेरा मतलब है एक ताकतवर, अगर आपने क्या भेज रखा है यहाँ, विपक्ष, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला कौन होता है? विपक्ष। सरकार अपने खिलाफ थोड़ी अविश्वास लाएगी, क्लियर ना इतना? हमने देश की दो चीजों को बहुत डिटेल से जाना। एक 3 पालिकाएं थी, पहली पालिका का नाम क्या था? विधान पालिका। विधान पालिका मतलब इंग्लिश में लेजिस्लेचर, जिसको आपने एक आम शब्दों में कह दिया देश में संसद, और राज्य में इसी का नाम आपने कह दिया विधान मंडल, क्योंकि इसमें विधानसभा और परिषद आ गए। आधे सोए रहेंगे, उनको मंडल परिषद में डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। मंडल का मतलब सब कुछ, परिषद का मतलब एक पार्ट। इसके बाद दूसरा काम करने वाले होते हैं कार्यपालिका, जैसे आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको आपने कहा था लेजिस्लेचर, इसको आम भाषा में कहूं तो सरकार, और वैसे कहूं तो जो काम करती है वो कार्यपालिका। इसके भी दो रूप हैं, इसके दो रूप हैं, एक टेम्परेरी जिसमें एमपी आते हैं, और एमएलए जिनको आपने बनाया, मतलब लोकसभा और विधानसभा, देश की लोकसभा, राज्य की विधानसभा। और अगर परमानेंट कहूं तो जितने सेक्रेटरी, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, जिसको आप कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, इसी को तो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी है ये चलाती है देश। ये दिमाग से तेज होते हैं, ये दिमाग से पैदल भी हो सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मेन होता है समाज में बस एक होता है ना, कोई गुंडागर्दी करके आगे निकल गया, कोई गड़बड़ करके। आपके देश में नेता ज्यादातर वैसे ही हैं। आपके देश में ओरिजिनल जो नेता थे वो शास्त्री जैसे या कभी भगत सिंह जैसे लोग कभी इक्के दुक्के हुए हैं। अदरवाइज नेता यहाँ पे ज्यादातर इस तरह के हैं, क्योंकि उनको पता है काम करने वाले तो हैं ही हमारे पास। ये परमानेंट है, परमानेंट वाले लोग होते हैं पढ़े लिखे काबिल लोग, सरकार की छिपी हुई है वो वाली शाखा, असली वो दिखती है। इसके बाद तीसरी कौन सी पालिका है? न्यायपालिका, जिसे आप कहते हैं जुडिशरी, जिसके दो पार्ट अगर मैं मेन कहूं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब हम यही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की अगर दो पालिकाएं तुम्हें समझ में आई है ना अच्छी तरह, तो तीसरी बहुत आसान है, और ऊपर की ही नहीं आती कुछ भी तो फिर तीसरी मुश्किल है। अब ध्यान से समझना, सुप्रीम कोर्ट विधान परिषद लिखवा मतलब टिकमार्क करनी रहती है, ठीक है करा दूंगी, कोई है नहीं शक्ति उसके पास, बस 4 महीने वाली बात है। हाँ नहीं मैं करा दूंगी, वो मैं जरूर करा दूंगी। विधान परिषद की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी? उसका कारण है, ये पूछ रहे हैं क्या यूनियन टेरिटरी में विधान परिषद हो सकती है? तो पहला क्वेश्चन है, क्या यूनियन टेरिटरी में विधानसभा हो सकती है? 99% तो चांसेस नहीं है, लेकिन आपके सामने दो ऑप्शन भी तो हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। अब मुझे ये बताओ, परिषद कौन बनवाता है? विधानसभा के आदमी लिख के देते ना कागज, जी हमें यहाँ परिषद चाहिए। हटवाने का काम भी किसका है? अगर उन्हें लगे कि हमें परिषद चाहिए तो 1000 बार बनवाओ, लेकिन बनवाने के चांसेस नहीं है। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि विधान परिषद के, ध्यान से लॉजिक समझो, ये लिखा नहीं कहीं भी, विधान परिषद के मिनिमम मेंबर कितने चाहिए थे? 40 थे ना। अब जरा देखें मिनिमम 40 कैसे बनते हैं। आपने कहा क्या बन सकती है, हमारे पास दो ऑप्शन है, दिल्ली और दूसरा क्या था? पुदुचेरी। तुम अच्छी तरह जानते हो दिल्ली की विधानसभा के एमएलए कितने हैं? 70, और पौंडीचेरी के 30 ही तो थे ना। सिक्किम में 32 हैं, उससे कम है, लेकिन ये यूटी है। अब चुपचाप शांति से देखो, 70 अगर तुम्हारे पास एमएलए हैं तो क्या तुम 40 एमएलसी बना दोगे? कोई मतलब नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जहां पे आप सबसे छोटा देखो, 40 से और कितने के बीच में होने चाहिए? 1/3। 1/3 किसका? एमएलए का। अगर मैं 70 का 1/3 देखूं, 1/3 ऑफ 70, तो कितना निकलेगा? ये लगभग में ये इतना छोटा आंकड़ा निकलेगा। मैक्सिमम का भी आंकड़ा इतना छोटा होगा कि आपको खुद ही लगेगा जरूरत क्या है परिषद बनाने की। परिषद वो बनाता है जिसके पास कम से कम 120 एमएलए हो। इसका तो लॉजिक है, क्योंकि अगर आप 1/3 एमएलए निकालेंगे, उसका मैक्सिमम भी 40 निकलता है। तो जहां पे 120 से कम एमएलए है ना, वो कभी भी एमएलसी की कोशिश करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही 70 हैं, आप खुद ही 30 हैं। देखो तुम 30 हो, तुम एमएलए हो, तुम 30 हो, एमएलसी कम से कम कितने चाहिए? तो अपने से बड़ी एमएलसी बनवाओगे, फिर तो शक्ति ज्यादा हो जाएगी। अपने से छोटी तो रखते होंगे ना एमएलसी को। एमएलसी कहीं भी देखो, जैसे यूपी है, यूपी में कितना था? 403 का, तो वो कितने एमएलसी बना के बैठे हैं? 100। इससे अंदाजा लगाओ कि अपने से 1/4 बना रखे हैं इन्होंने, और उसको तुम देखो तो 30 से 1/4 कितने बनाओगे? वहां क्या 2-4 एमएलसी बनाओगे? बनाओगे तो फायदा क्या? बिना बात तुम्हारे रकम जाएगी, उनके पैसे। इसीलिए यूटी में बनाने की जरूरत कहीं नहीं है, क्योंकि किसी भी यूटी में 100+ से या 120 कम से कम इतने एमएलए जिस दिन होंगे ना, उस दिन ये क्वेश्चन उठेगा कि क्या हम भी बना लें एमएलसी? तो मुझे नहीं लगता भी इतना मजाक है ये। 30 से 120 कब होंगे और 70 से 120 भी कब होंगे? तो ये ना के बराबर है। हाँ लिखा कहीं नहीं है कि नहीं बना सकते, पर ये है ना के बराबर, क्योंकि लॉजिक है इसके पीछे, क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो आपके देश में कुछ भी बन गया ना, उसको फैसिलिटी मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो एक दिन का बन जाए। एक दिन का अगर कोई सीएम बन गया ना, अगले दिन हट गया, पूरी जिंदगी खाएगा बैठ के, क्योंकि पेंशन बन गई। इनकी पेंशन बंद थोड़ी है, ये तो एक दिन बन गए ना एमपी, एक दिन के लिए, चाहे अगले दिन इनकी सरकार हट जाए, इनको पूरी जिंदगी आराम मिलेगा। तो इनको फायदा है। अपनी पेंशन बंद भी नहीं की, आम जनता की सारी पेंशन बंद है, इनकी पेंशन बंद नहीं है, जबकि इनकी पेंशन बहुत मोटी है। चलो अब आज के टॉपिक पे आते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज? न्यायपालिका। अब बिल्कुल शांति से समझना, अगले लगभग
5 से 7 दिन तक हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जिसको पॉलिटिकल समझ में आएगी ना वही पेपर में टिक मार्क कर पाएगा। लॉजिक पता होना चाहिए हर चीज का, रट के हर चीज याद नहीं रख सकते। न्यायपालिका, इसके पहला शब्द ही क्या है? न्याय। इंसान को न्याय की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जहां दो लोग होते हैं वहां लड़ाई होना बहुत नॉर्मल है, लाजमी है। और आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी में कितने धर्म, कितनी जात पात, कितनी देश का अलग अलग हिस्सों में किस तरह से लोगों का खान पान, कल्चर, रीति रिवाज, तो ये कॉमन सी बात है कि लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। अब इन लड़ाई झगड़ों से निपटने के लिए ही एक पालिका स्टार्टिंग में बना दी गई और कह दिया गया आप बिल्कुल अलग काम कीजिए, आपको न सरकार से मतलब रखना, न ही कार्यपालिका से, न विधान पालिका से, आप पैरेलल चलेंगे। देखो, कार्यपालिका और विधान पालिका ऐसे हैं, अगर इसको मैं कहूं विधान पालिका तो इसी का एक पार्ट क्या है? कार्यपालिका। कैसे ऐसे कैसे कह रहे हैं हम? क्योंकि विधान पालिका में आती है संसद और कार्यपालिका में आती है सरकार। और अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि सरकार बनती है लोकसभा में और विधानसभा में, इसका मतलब ये छोटा हिस्सा है इसी का, यही तो हुआ ना। तो अब आगे देखें, ये दोनों तो झूठे भी हो सकते हैं, ये दोनों गड़बड़ भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों गड़बड़ करें तो आपकी मेरी हेल्प कौन करेगी? इसलिए कहा आप इनसे बिल्कुल अलग रहेंगे, आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, ना आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डरना, ना आपको प्राइम मिनिस्टर का दबाव मानना, आप फ्री रह के अपना काम कीजिए और जो भी गलती करे, चाहे प्रेसिडेंट है चाहे पीएम है, आप उसको हक से कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी न्यायपालिका पूर्ण रूप से क्या बनाई गई है? स्वतंत्र। ये बराबर चलेगी, बिल्कुल बराबर कार्यपालिका के, ये उसके पैरेलल काम करेगी विधान पालिका के। और अगर कभी कार्यपालिका तो छोटा पार्ट है विधान पालिका का, अगर विधान पालिका को कभी किसी बात पे डाउट होता है, भाई मुझे लग रहा है इसके 3 हिस्से थे ना विधान पालिका के, क्या क्या थे? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई कागज आया, सर साइन कर दीजिए, बिल है ये और हम कुछ नया ला रहे हैं। अब प्रेसिडेंट को शक हुआ कि ये सरकार गलत कर रही है, ये सरकार बहुमत में अपने मेजोरिटी का फायदा उठा रही है, इसको लगता है मुझे साइन नहीं करने। अब ये किससे डिस्कस करे? इसके लेवल का कोई आदमी है ही नहीं, तो ये तुरंत देखेगा किसकी तरफ? न्यायपालिका। और जो भी आपके देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ये कहेगा सर मुझे आपसे डिस्कशन करना है, इस पॉइंट पे मुझे गड़बड़ लग रही है। सीजेआई कहेगा बिल्कुल, क्योंकि इसको और इसको बराबरी पर रखा जाता है कुछ चीजों में। वैसे आपका देश का पहला नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर कभी प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा करना पड़े तो वो सीजेआई की तरफ देखता है, और सीजेआई अपनी मर्जी से इसको सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। कितना फ्री है ये भी देखो, कह दिया तू भी इसका दबाव मत मानना, ये नहीं है प्रेसिडेंट हाँ भाई इधर आजा सीजेआई जरा ये बता के जा, ऐसा नहीं है। तमीज से कहेगा सर मुझे इस बात पे आपसे डिस्कशन करना है, इसकी मर्जी है ये उसको सलाह दे या ना दे, दबाव नहीं है। ऐसे ही दबाव इस पे भी नहीं है, कहीं सोचो सीजेआई नंबर 1 है, सीजेआई की दी हुई सलाह को ये माने या अपनी मर्जी करे वो इसके ऊपर है। दोनों में से किसी को ना ऊपर ना नीचे, दोनों को बराबरी पर रखा गया। सलाह मांग कौन सकता है? किसकी मर्जी है सलाह देना या ना देना? और सीजेआई की दी सलाह को मानना ना मानना किसकी मर्जी है? प्रेसिडेंट। तो ना तू जबरदस्ती ना तू, दोनों अपने बैठ के बातचीत करो। इसके लेवल का आदमी सिर्फ सीजेआई है डिस्कशन में, और सीजेआई के लेवल पे अगर सीजेआई चाहता है तो इसको सलाह दे दे। सीजेआई सलाह देने से पहले ना 4 सबसे बड़े जजेस के साथ डिस्कस करता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो ही राष्ट्रपति पूछता है। राष्ट्रपति ये तो कहेगा नहीं अपनी बेटी का रिश्ता किस घर में करूं, ये तो बात पूछेगा नहीं, ये पूछेगा भाई देश से जुड़ी कोई बड़ी चीज है, कोई गंभीर समस्या है अड़ोसी पड़ोसी देश की, तो डिस्कशन करेगा। और उस टाइम पे सीजेआई कितनों से बातचीत करेगा? 4 5 जजेस बैठ के पूरा इस पे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब एक विचार देंगे। और विचार को मानना ना मानना किसकी मर्जी है? प्रेसिडेंट की। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब आप देखो आपकी न्यायपालिका कितनी इंपॉर्टेंट है कि देश का सबसे ताकतवर आदमी भी इससे सलाह लेता है। सलाह हमेशा समझदार से लेनी चाहिए, मूर्ख से सलाह लेके तो बेवकूफ वाले काम ही कर सकता है इंसान। तो आपके देश में सबसे इंटेलिजेंट और उस किताब की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ किसको दिया गया है? न्यायपालिका में सबसे बड़े कोर्ट को, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। आपकी इस किताब में लिखी बात के 1000 मतलब हो सकते हैं, अब उसका सही मतलब क्या है ये कौन बताएगा? क्योंकि किसी भी बात को देखने के 2 तरीके हैं ना, भाई तुमने अपने हिसाब से देखा, लिखने वाले ने अपने हिसाब से। और मान लो 36 का आंकड़ा हो गया, क्लैश हो गया, तुम कह रहे हो सीजेआई मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, तो सीधे ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि इसका मतलब क्या है। तो सोचो कितना पावरफुल है कि ये एक्सप्लेन कर सकता है अंबेडकर के दिमाग में क्या रहा होगा जब ये संविधान लिखा जा रहा था, या नेहरू ने क्या सोचा होगा इस पॉइंट को लिखते टाइम। ये कौन एक्सप्लेन करेगा आपके देश में? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ऐसे, देखो ध्यान से, क्लास 8 की एनसीईआरटी में है ये टॉपिक। अगर किसी का भाई बंधु पढ़ता हो 8वीं क्लास में, न्यायपालिका को ऐसे ही दिखाया गया है, ट्रायंगल बना के एनसीईआरटी में। इस ट्रायंगल में ऐसे 3 हिस्से बना रखे हैं, इसमें सबसे ऊपर पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, और यहां लिखे हैं अधीनस्थ। अधीनस्थ मतलब होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब जो उसके अंडर काम करते हैं, उसके अधीन काम करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, इसमें आते हैं छोटे कोर्ट, जैसे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होते छोटे मोटे से, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आधा कोर्ट मिलेगा, ये सब हैं। तो अगर कहें हमारी न्यायपालिका तो शंकु आकार की मान ली जाती है न्यायपालिका, जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और लास्ट में अधीनस्थ न्यायालय। इसमें ऊपर के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को ध्यान से समझ लो। पहले हाई कोर्ट्स की बात कर लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेंगे। कितने हाई कोर्ट हैं आज की डेट में?
2021 के एंड में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कहीं भी पूछ सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ सामने बोर्ड पे देख के समझना है। अगले 10 मिनट में जो बताऊं वो बहुत काम का है, फिर किताब उठाएंगे। तुम्हारे देश में सबसे पहले हाई कोर्ट अंग्रेजों ने बनाया। हमने 1857 में एक बहुत बड़ी क्या की थी? क्रांति। इस क्रांति ने अंग्रेजों को एक बात समझा दी कि इंडियंस के अंदर गुस्सा बहुत है और कभी भी जब ये बाहर फूटेगा तो ये तुम्हें खत्म कर देगा, ये बाढ़ की तरह बहा के ले जाएगा पूरी इस BIC को। ये बात अंग्रेजों के पल्ले पड़ गई और उनकी महारानी ने कहा कि तुम ये 100 साल से इस भारत पे जो तुम ये लूट खसोट कर रहे हो ना, अब ये इंडियंस जाग गए और अब तुम अपने साथ साथ हमारे देश का नुकसान कराओगे, इसलिए वापस आ जाओ। BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने महारानी ब्रिटेन से परमिशन लेके एक फाइल तैयार की थी जिसे कहते हैं चार्टर। चार्टर पर साइन किए थे महारानी ने कि जी हम आपके देश के इतने आदमी हैं, हम व्यापार करने जा रहे हैं, आपको टैक्स दे देंगे, गवर्नमेंट का जो टैक्स बनता है। महारानी ब्रिटेन को बहुत टैक्स मिला। अब इन्होंने कहा तुम्हारी बेवकूफ़ी में ये देश जाएगा और इसलिए अब तुम्हें वापस आना पड़ेगा। महारानी ने इनको बुलाया और कहा अब हम खुद वहां राज करेंगे और तुम्हारा आदमी जिसको तुम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे, GGI, इसी को हम बना देंगे वायसराय। और एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई, वायसराय। वायसराय का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ किंग, यानी राजा खुद तो इंडिया नहीं आएगा लेकिन उसकी जगह राज करने के लिए वायसराय है। और 1857 की क्रांति का हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव ये था कि एक प्राइवेट कंपनी जो तुम्हें अब तक लूट रही थी वो वापस चली गई और अब तुम्हारे ऊपर राज करेगा वायसराय, जो कि राजा महाराजा या कह लीजिए महारानी की जगह है। और अब आप अंग्रेजी कंपनी के अधीन नहीं है, अंग्रेजी सरकार के अधीन है। सबसे बड़ा अंतर है ये। पहले आप अंग्रेजों की एक कंपनी के अधीन थे, अब आप अंग्रेजी सरकार के अधीन हैं। आप आज भी गुलामी। 100 साल पहले गुलामी के 90 साल अगले, तभी कहते हैं हम 200 साल तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। पहले 100 साल आपको गुलाम बना के रखा है कंपनी ने। कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए महारानी भी करेगी, लेकिन कंपनी को आपसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब महारानी ब्रिटेन आ गई, खुद तो नहीं आई, वायसराय आ गया। अब ये आपको थोड़ा सिस्टम में रखना भी स्टार्ट करेंगे और इसीलिए आपके देश में इस क्रांति के 5 साल बाद आप देखते हैं कोर्ट बनेंगे। वरना आपके यहाँ कोर्ट वोट नहीं थे, आपके यहाँ तो राजा के सामने ले जाते, राजा साहब का मूड खराब है तो सजाए मौत, मगरमच्छों के सामने डलवा दो, यही तो हमारी सजाएं थी। 100 कौड़े मरवाओ या इसको बोलते हुए तेल में डलवा दो, ये हमारी सजाएं थी। हम लॉजिकली नहीं सोचते थे। अंग्रेजों ने देखा ये कैसी सजाएं देते हैं, इनको अकल ही नहीं है। मूड खराब है तो चोरी के लिए बोलते तेल में डलवा दिया, और मूड अच्छा है तो कोई बात नहीं, माफ कर दिया। ऐसे ही करते हैं ना हमारे राजा। अब इन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तुम लोगों को हमारे अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा और हम चलते हैं लॉ एंड ऑर्डर से। इसलिए अब के बाद तुम्हारे यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर होगा। इसीलिए तुम सबको पता होगा IPC, इंडियन पीनल कोड 1860 में आया था। पता है ये भारतीय दंड संहिता। नहीं तो पहले तो मर्जी के दंड दिया करते थे तुम्हारे राजा, अब दंड की संहिता है, लिखा हुआ है इतनी गलती की है तो ये सजा, इतनी गलती है तो ये सजा, उससे कम ज्यादा नहीं करनी होती। लेकिन ये सोचो अंग्रेजों ने एक अच्छा काम कर दिया, नहीं तो हो सकता है हमारे यहाँ वही मगरमच्छ और आज भी तेल में डलवा रहे होते, कोई बड़ी बात नहीं, हम वैसे ही होते आज भी। इन्होंने हमें समझाया कि लॉ एंड ऑर्डर से चलो और अपनी किताब लिखी। उस किताब को लिखने के 1-2 साल बाद 1862 में आपके देश में हाई कोर्ट बन गए। तो सोचो हम थोड़े से एडवांस्ड बन गए न्याय के पार्ट पर, और क्या बना दिया हमारे यहाँ हाई कोर्ट। क्योंकि अंग्रेजों ने 3 जगह घेरी थी आके,